हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन क्रैक नाउ पे मैं जय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। एस्पिरेंट, हम बीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग सीरीज में ऐसे राइटिंग कैसे करनी है, क्या लिखना है, किन चीज़ों को स्किप करना है और किन चीज़ों को आधार बना के बात करनी है, अपने आंसर को प्रेजेंट करना है, उस पर चर्चा कर रहे थे। हमने एक ऐसे देख लिया था। आज उसी कड़ी में हमारा यह सेकेंड ऐसे है। हम देखेंगे उस ऐसे का आउटलाइन और उस ऐसे के संदर्भ में लिखते समय क्या बातें याद रखनी है, क्या बातों को आपको इस्तेमाल करना है, उसके संदर्भ में अपने आंसर की आउटलाइनिंग करेंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो को आप अपने स्टडी सर्कल में, अपने फ्रेंड जोन में शेयर कर दीजिए, ताकि हमें भी एक उत्साह मिलता रहे आपके लिए इस तरह के नए नए कंसेप्ट लाने का, नए वीडियोस बनाने का। तो बिना देरी के आइए चलते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ऐसे हमारा है रोल ऑफ विमेन इन रूरल डेवलपमेंट इन बिहार। बिहार में ग्रामीण विकास में महिलाओं की भूमिका। तो चूंकि आपका जो ऐसे है एक स्पेसिफिक स्टेट बेस और वहां पर महिलाओं की स्थिति के जो डेवलपमेंट है, उस डेवलपमेंट का आधार क्या है और सरकार द्वारा क्या पॉलिसीज बनाई गई हैं उनके अपब्रिंगिंग के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, और महिलाओं की भूमिका किस प्रकार से एक समावेशी रूप से बढ़ी है, उसके संदर्भ में हम बात करेंगे। तो आपका जैसे मैंने बताया है कि ऐसे एक फ्लोइंग चार्ट में आपका बनता है। फ्लोइंग मतलब एक जो इंट्रोडक्शन होता है और इंट्रोडक्शन की कड़ी के साथ आपका बनता है। अब आप इसे चाहें तो अपने किसी कोटेशन के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, किसी फेमस लाइन के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, हिस्टोरिकल पॉइंट देते हुए उसका आधार बनाकर आप अपने ऐसे का शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन आपका जब लाइन मेन कड़ी शुरुआत होगी तो वह डिपेंड इस पे होगा कि वह उस कड़ी से जुड़ा रहे जो आपने रेफरेंस लिया है, जो आपने कोटेशन लिया है। अमूमन बच्चों का जब कॉपी चेक करते हैं हम तो देखते हैं कि उन्होंने जो अपना कोटेशन स्टार्ट किया है वह तो उस ऐसे के रेफरेंस में सही है, लेकिन जब इंट्रोडक्शन वो लिखना स्टार्ट करते हैं तो उनमें भटकाव आ जाता है। तो आपको यह भटकाव नहीं लाना है। इसमें जो कड़ी है मुख्यतः उस रेफरेंस के संदर्भ में, उस पॉइंट, उस कोटेशन के संदर्भ में आपको एक पकड़ बना के रखनी है और उसी को आगे लेके जाना है। यहाँ पे हमने यह भी चर्चा की है कि आपका जो लिखने का पॉइंट होगा वह इंट्रोडक्शन एक से ज्यादा पैराग्राफ का नहीं होगा। और वह चूंकि ऐसे आपको 700 से 800 वर्ड में लिखना होता है, तो जो आपका इंट्रोडक्शन होगा वो हार्डली 80 से 85 वर्ड के बीच में होगा। इसी में आपको अपने जो निबंध है उसकी जो सीमा है, उसकी जो भूमिका बनानी है। तो अगर हम बात करें तो भारतीय राज्य में और खास करके ग्रामीण सतत विकास के संदर्भ में जो सामाजिक परिवर्तन हुए हैं उसमें महिलाओं की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही है। यह उनका फोकस क्षेत्र रहा है। तो महिलाएं इस प्रक्रिया में बहुआयामी और अपरिहार्य हैं, वह एक अपरिहार्य भूमिका इसमें निभाती हैं। अगर हम देखें तो कृषि उत्पादकता, सामुदायिक विकास और आर्थिक सशक्तिकरण में जो भी प्रयास सरकार द्वारा किए गए हैं उनमें इनकी समावेशिता देखी गई है। तो इस रूप में आपका यह इंट्रोडक्शन होता है। और फिर जो चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं, आप इसी कड़ी को आधार बनाते हुए जब अगले स्टेप में मूव करोगे, अगले पैराग्राफ में मूव करोगे, तो आप जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, ऐतिहासिक संदर्भ और चुनौतियों को बताते हुए चलोगे। जैसे गरीबी, अशिक्षा, संसाधनों तक सीमित पहुंच और सामाजिक असमानताओं जैसी चुनौतियों का सामना महिलाओं को करना पड़ता है। तो जब आप चुनौतियों में इन सब चीजों को दिखाओगे तो जो आपके आंसर की सटीकता है वह कहीं ना कहीं एक कनेक्टिविटी के साथ आगे बढ़ेगी। तो ऐतिहासिक संदर्भ में और चुनौतियों में आपका यह जो पॉइंट है वह होगा। इसके अलावा जो एक पेट्रियार्कल माइंडसेट है, जो पितृसत्तात्मक आपका मानदंड है, उसमें इनका जो एक ढांचा है कहाँ कितना फिट बैठता है, या फिर पितृसत्तात्मकता जो है वह किस प्रकार से इनके अपब्रिंगिंग में, महिलाओं के अपब्रिंगिंग में एक बाधा रही है, आपको उसे मेंशन करना पड़ेगा। आपका आंसर औरों से इसी रूप में अलग हो पाएगा कि आप कौन से शब्दों का चुनाव करते हो और कौन से पॉइंट को कनेक्ट करके अपने आंसर को प्रेजेंट करते हो। तो पितृसत्तात्मक मानदंड और जो सांस्कृतिक प्रथाएं रही हैं वह भी कहीं हद तक जिम्मेदार हैं उनके अपब्रिंगिंग को रोकने के लिए। तो एक ये पॉइंट हो गया ऐतिहासिक संदर्भ और चुनौतियों में।
शिक्षा के माध्यम से, क्योंकि शिक्षा अगर हम देखें तो वर्तमान में सरकार की विभिन्न पॉलिसियां हैं और नीतियां हैं जिसके माध्यम से महिलाओं को प्रमोट किया जाता है शिक्षा के क्षेत्र में। तो यह वर्तमान में यह दिखाई दे रहा है। लेकिन बिहार में चूंकि वहां पर लिटरेसी रेट भी कम है और महिलाओं के प्रति लोगों के जो शिक्षा के मानदंड हैं और शिक्षा को लेकर उनका जो परसेप्शन है वह भी काफी हद तक चेंज है। तो इसे आपको लिखना पड़ेगा कि शिक्षा के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाना, शिक्षा महिलाओं को सशक्त बनाने और गरीबी और हाशिए के चक्र को तोड़ने में मददगार होता है, यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी में आपका अगर आप मेंशन कर पाओ तो मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना एक योजना है बिहार में, जिसमें बच्चियों को, स्कूल जाने वाली छात्राओं को साइकिल दिया जाता है ताकि जो एक डिस्टेंस है स्कूल तक पहुंचने में वह बाधा ना उत्पन्न हो। जो बच्चियां हैं, छात्राएं हैं, वह यथा समय अपने स्कूल पर पहुंच सके और शिक्षा को ग्रहण कर सके। तो कुछ जो स्पेसिफिक स्कीम है उनके डेवलपमेंट में काम करती हैं, आपको उसमें मेंशन करना जरूरी हो जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो वयस्क साक्षरता और कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित संबंधित जो नीतियां हैं उसको भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। इससे भी आपका आंसर जो है वो कंक्रीट होता है। एक जो क्षेत्र काफी लोग चर्चा करते हैं और अधिकतर बच्चे लिखते हैं कि कृषि में और आजीविका में महिलाओं की क्या भूमिका होती है, और खास करके बिहार के संदर्भ में रेफरेंस आपको बिहार का ध्यान में रखना है। बाकी यथास्थिति जो है वह पूरे भारत के संदर्भ में लगभग लगभग एक जैसी है। तो आपको बिहार के संदर्भ में चीजें माइंडसेट में रखते हुए अपने जो पॉइंट है उसको कंक्लूड करने हैं, उसको प्रेजेंट करने हैं। तो कृषि और आजीविका में जो महिलाओं की भूमिका है अगर हम बताएं तो कृषि बिहार की अर्थव्यवस्था का रीढ़ है, जिसमें ग्रामीण महिलाओं का एक महत्वपूर्ण अनुपात कृषि गतिविधियों में लगा हुआ है। महिलाएं बीज बोने से लेकर फसल काटने तक की खेती के जो विभिन्न चरण होते हैं उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो इसमें हम उनका अपग्रेडेशन या फिर अपब्रिंगिंग कैसे कर सकते हैं, तो टिकाऊ कृषि पद्धतियां, जो सतत विकास की पद्धति है, सतत कृषि की पद्धति है, उसको बढ़ावा देकर, तथा ऋण तक आसान पहुंच व्यवस्थित करके, ऋण तक आसान पहुंच सुनिश्चित करके हम जो बाधाएं आती हैं उनको कम कर सकते हैं इस संदर्भ में, ताकि अधिक से अधिक जो महिलाएं हैं वह स्वयं जो उद्यम अगर स्टार्ट करना चाहती हैं कृषि से संदर्भित कार्य के लिए तो वह उसमें एबल हो सके, सक्षम हो सके। अन्य पॉइंट जो है, अगर आप उद्यमिता और स्वयं सहायता समूह जो होते हैं, आपने देखा होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं जो हैं वह सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से छोटे मोटे जो उद्योग होते हैं या फिर उद्यमिता होती है उसको डेवलप करते हैं। वह तो आप चाहे दूध के संदर्भ में ले लीजिए, अमूल जो है आपका वही संकल्पना था। वहाँ की ग्रामीण महिलाओं को अप्रोच किया गया और उनको इकट्ठा किया गया कि जो दूध एक गांव से निकलता है उस गांव के दूध को इकट्ठा किया जाए और उसे भारत के विभिन्न कोनों तक पहुंचाया जाए। तो यह एक सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से ही पॉसिबल हो पाया। तो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमारे सामने सेट है, ऐसा ही एग्जाम्पल क्यों नहीं हम बिहार में कर सकते। तो यह एक भूमिका बड़ी हो सकती है सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से इनके डेवलपमेंट में। फिर स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण में इनकी भूमिका क्या है, इसको आप बताते हुए अपने आंसर को प्रेजेंट करोगे, जिसमें ग्रामीण बिहार में महिलाओं के बीच स्वास्थ्य और सामाजिक जो सुधार हैं, सामाजिक संकेतकों के सुधार का समग्र विकास एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। जननी सुरक्षा योजना जैसी जो स्कीम्स हैं वह इनके इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को लेकर और स्वास्थ्य को लेकर काफी हद तक जो है वह सही साबित हुए हैं, काफी हद तक बेनिफिशियरी साबित हुए हैं। आप इन स्कीम का इसमें मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा राजनीतिक क्षेत्र में इनका नेतृत्व और इनकी भागीदारी क्या होगी, तो राजनीतिक क्षेत्र में आप देखोगे बिहार में ग्रामीण जो आपकी ग्राम पंचायत होती है उसमें 50% तक इनको आरक्षण दिया गया है। तो यह भूमिका यह रिजर्वेशन जो है इन्हें एक आधार देता है अपनी बातें, अपनी नीतियों को लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो राजनीतिक क्षेत्र में जो भागीदारी है इनकी वह इस आरक्षण के माध्यम से संपन्न होती है और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में इनकी वृद्धि होती है, डिसीजन मेकिंग में इनकी वृद्धि होती है। अगर इसमें हम चुनौतियां और वे फॉरवर्ड देखें कि रास्ता क्या होगा आगे का,
तो चुनौतियों में आप देखोगे शिक्षा के लिए जो मानदंड है वहाँ के वह कहीं ना कहीं कमजोर हैं, और एक परसेप्शन बना हुआ है कि महिलाओं का काम चूल्हा चौका करना है। तो ये इससे हट कर अगर हम देखें तो उस पर नीतियां बनाई जा सकती हैं। तो संसाधनों तक सीमित पहुंच है, लिंग आधारित हिंसा है, तो लिंग आधारित हिंसा के लिए कानून बनाकर हम वहां पर इससे छुटकारा पा सकते हैं, तथा उनकी जो पूरी क्षमता बाधित करने के लिए जो सामाजिक मानदंड हैं, यह सब चुनौतियां उनके सामने आती हैं। तो इसमें अगर हम जो एक सरकारी हस्तक्षेप के माध्यम से इसे सुधारने का काम करें, तो नागरिक समाज की भागीदारी और सामुदायिक गतिशीलता में इनको शामिल करते हुए जो विकास की मुख्य धारा है उसमें लाया जा सकता है। तो इसके अलावा और क्या करें कि इनके सुधार हो सके, तो संसाधनों तक जो है इनकी पहुंच को बढ़ाया जाए, जिसमें महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और टिकाऊ आजीविका की जो संकल्पना है उसको प्रस्तुत करें, और जैसे भूमि ऋण और प्रौद्योगिकी में इनकी भूमिका बढ़ाई जाए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में भी जो तकनीकी क्षेत्र हैं, खास करके जो सरकार की स्टेम तकनीकी है, STEM, जिसमें एस जो होता है सरकार की जो स्टेम नीति है, उसमें स्टेट जो इस तरह के जो शिक्षा करिकुलम है उसमें इनकी भूमिका शामिल होनी चाहिए। साइंस, टेक्नोलॉजी, ई से आपका इंजीनियरिंग होगा, और एम से आपका मैथमेटिक्स। तो ये सब जो स्टडी के क्षेत्र हैं उसमें अगर हम इनके लिए जो वर्क कर पाते हैं, इनके लिए ऐसी नीतियां बनाई जानी चाहिए ताकि इनकी शिक्षा में जो भूमिका है वो बढ़ सके, और इस प्रकार के जो शिक्षा के करिकुलम है इसमें इनकी सहभागिता बढ़ सके। तो आने वाला जो एक भविष्य होगा महिलाओं के लिए उज्जवल होगा। तो शिक्षा और कौशल के माध्यम से इनको बढ़ावा दिया जा सकता है। लिंग आधारित जो हिंसा है उसका मुकाबला करने के लिए जो सिर्फ महिलाओं को ही शामिल ना किया जाए, जो ग्रुप बनाए जाते हैं उनके डेवलपमेंट के लिए, उसमें पुरुषों की भी सहभागिता भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। क्योंकि अगर हम इस रूप में अपनी मान्यता रखते हैं कि महिलाओं के डेवलपमेंट के लिए सिर्फ महिलाएं ही भागीदारी करें, तो पुरुष समाज जो है वह इससे अछूता रह जाता है, और जो एक परसेप्शन बनता है समाज में वह नकारात्मक बनता है, निगेटिव बनता है। तो ऐसे लोगों को सिलेक्ट किया जाना चाहिए जिनका एक नेचर, जिनका एक जो एक प्रवृत्ति है वह इम्प्रूवमेंट को लेकर है, खास करके महिलाओं के डेवलपमेंट को लेकर। इसके अलावा जो सामान्य बात है, महिलाओं के नेतृत्व को बढ़ावा देना, विभिन्न जो पंचायतें हैं उनमें इनकी भूमिका को बढ़ाना, और साथ ही राजनीतिक संस्थानों और सामुदायिक नेतृत्व की भूमिका में इनके महत्व को बढ़ाना, यह सारे पॉइंट शामिल हो सकते हैं। तो यह एक आधार है महिलाओं के अपब्रिंगिंग के लिए बिहार के संदर्भ में। यह आपके पूरे भारत के संदर्भ में भी लागू होता है। क्योंकि आपका रेफरेंस बिहार है, इसलिए आपको कुछ स्कीम्स जो है वो सर्टेन याद होनी चाहिए बिहार के डेवलपमेंट को लेकर। तो आपका जो आंसर होगा वो औरों की अपेक्षा काफी कंक्रीट होगा, तो आपको नंबर भी अच्छे मिलेंगे। देखिए जो कमीशन होता है, कमीशन का एक बेसिक मोटो ये होता है कि आप औरों से किस प्रकार बेहतर हैं। अगर आपके प्रदर्शन की क्षमता, आपके लिखने की क्षमता औरों से बेहतर है, तो डेफिनेटली आपका जो क्वालिफाइंग जो पेपर होता है आप जरूर क्वालिफाई करते हो। तो बहुत बच्चे लिखते हैं, अच्छा लिख रहे हैं, आप लोग के आंसर हमारे पास आते हैं तो पढ़कर हमें खुशी होती है, और हमारी टीम रिस्पॉन्स कर रही है उन सब बातों का कि आपको कहाँ पे सुधार करना है, कहाँ पे किस पॉइंट को मेंशन करना है। तो ये आपका एक हॉलिस्टिक अप्रोच है इस ऐसे को लेकर। बाकी आपके कोई सजेशन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन दीजिए, हम उसको जरूर कंसीडर करेंगे। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि हमारा उत्साह बढ़े और हम आपके लिए इसी तरह के और प्रोग्राम लेके आते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए ऐसे के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद।